हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑन व्हाट प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स। तो आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ सिंबल। तो ये देखिए, ये जो सिंबल होता है एक डायोड का सिंबल होता है। सो आंसर इज डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या हो गया, ये डायमेंशनलेस। सो यहाँ पर आएगा नन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट गेन। तो करंट गेन जो होता है ये रेशियो होता है आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो ये भी क्या हो गया, करंट, ठीक है, मतलब यूनिटलेस होगा। सो इट इज ऑल्सो यूनिटलेस, सो नन। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है, तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है वी वेलोसिटी के साथ। तो वी और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। और हमें पता है एफ इज टू क्यू वी बी साइन थीटा, एंड हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी जो कि हमारे पास 0 डिग्री। तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 होता है 0। तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो इट मीन्स द आंसर इज 0। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है, इट एक्सपीरियंस नो फोर्स, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा देन इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, दैट इज क्यू वी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल। तो देखिए मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट और एफ नॉट बाय एफ एम। या इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू क्यू ई, सो क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाय क्यू ई एम। फिर यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास ई नोट बाय ई एम। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ई नोट डिवाइडेड बाय ई एम। तो एक मीडियम के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ मेटल, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। सो के इक्वल्स टू ई नोट डिवाइडेड बाय 0, इट मीन्स इनफाइनाइट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है फॉर ए मेटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच हैज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम। किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर मिनिमम होगा। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसकी एनर्जी के ऊपर, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखना होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसका मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो अगर हम बात करें वी आई बी जी वाई ओ आर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वॉयलेट है इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पहले तो ब्राउन और ब्लैक है, ये तो कोई कलर ही नहीं होते। सो ये नेगलेक्ट हो गए। वॉयलेट और ब्लू, तो वॉयलेट और ब्लू में से ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। सो ब्लू इज द आंसर। ब्लू कलर हैज़ द minimum stopping potential. Next is ionization energy of hydrogen atom. So ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Next question we have the wavelength of a wave with frequency 3 into 10 की power 12 hertz will be. तो हमें इसकी wavelength निकालनी है। So we know that lambda is equals to c divided by frequency, and c is 3 into 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज गिवन 3 into 10 की पावर 12। इसको आप सोल्व करेंगे 10 की पावर -4 मीटर जो है वो आपको मिल जाएगी वेवलेंथ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस हैविंग पावर 4 डायोप्टर। तो पावर 4 है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/4 मीन्स 0.25 मीटर, और आई कैन से 25 सेंटीमीटर। चलिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ यूवी रे। यूवी रे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इट्स स्पीड इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, या फिर अगर हम इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज। सो दिस फोर्स इज μ0/4π 2I1I2 divided by A. This is the force between two parallel current carrying conductor. Next question is the dimensions of magnetic flux. तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा, तो मैं सिंपली इसको BA लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये हम निकाल सकते हैं F = QVB sin थीटा। यहाँ से B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, सो B = F/QV, फोर्सेस MLT-2 डिवाइडेड बाय चार्ज AT और वेलोसिटी का LT-1। तो यहाँ से T से T कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, सो इट इज MT-2A-1। तो ये तो हो गया B का, तो फाइज मैग्नेटिक फील्ड का हो गया MT-2A-1 और एरिया का हो गया L2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, ML2T-2A-1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एक्सरेज। यहाँ पर हमको एक्सरेज के ऊपर जो है एक ब्रीफ नोट लिखना है, एक्सरेज क्या होती है। सो यहाँ पर आप एक्सरेज के बारे में लिख सकते हैं दैट एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in which electric field is perpendicular to magnetic field, magnetic field is perpendicular to electric field, and both are perpendicular to the direction of propagation of a wave, and the X-rays are generated when the inertial electron excited to the higher energy level। तो जब अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जब एक्साइट होके आउटर शेल में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्सरेज जो है वो इमिट आउट होती है। तो और इसके अलावा आप इसके यूजेस लिख सकते हैं दैट एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स, टू डिटेक्ट किडनी स्टोन्स, ठीक है, और टू डिटेक्ट होल इन मेटल एक्सेट्रा। आप इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ लाइट ऑफ 6600 एंगस्ट्रॉम इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार, व्हाट विल बी द रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इफ डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 100 इंच। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है लैम्डा, दैट इज 6600 एंगस्ट्रॉम। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर, सो 6600 × 10⁻⁻10 मीटर। चलिए ये कन्वर्ट हो गया। साथ में हमें यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज़ 100 इंच। इंच को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, मीटर के अंदर, सो 2.5 और ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, सो ये हमारे पास आया है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। अभी इसको फर्दर हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से और ये हमें आंसर मिल जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है। तो हमें डायमीटर मिल गया, वेवलेंथ मिल गई। फॉर्मूला होता है रिजोल्विंग पावर निकालने का, दैट रिजोल्विंग पावर इज इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाय 1.2 लैम्डा। D इज द डायमीटर, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आप पुट करिए और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिजोल्विंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडक्शन फर्नेस। तो इंडक्शन फर्नेस के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो इंडक्शन फर्नेस क्या होती है, इंडक्शन फर्नेस वर्क्स ऑन द एडी करंट प्रिंसिपल, ठीक है। एडी करंट जो होता है उसमें काम करती है उसके प्रिंसिपल पे। जैसे ये हमारे पास एक अरेंजमेंट होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मेटल्स के जो टुकड़े हैं वो रखते हैं और ये मेटल्स के टुकड़े जब हम रखेंगे तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली इसके थ्रू चेंज कराएंगे। फ्लक्स चेंज होगा तो इनके अंदर करंट इंड्यूस होगा और इस तरह से एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा इन मेटल्स के अंदर।
और ये जो एडी करंट है इसके कारण यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होंगी और ये जो हीट है इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कुछ समय बाद ही पिघलना शुरू कर देंगे और ये जो मेटल है सारा मेटल यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम इंडक्शन फर्नेस। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डाइपोल मोमेंट एंड गिव इट्स डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी है। सो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास एक डाइपोल है, इसका कोई एक हम चार्ज ले, इसकी लेंथ ले, दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट और उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड राइट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी एक शूटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट मेटल पे फॉल करती है, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency falls on the surface of metal, then electron ejected out. This phenomena is called photoelectric emission और photoelectric effect. अब देखिए, जो हम यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं ये दो काम करती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, मतलब जितनी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन, और बाकी जो एनर्जी बच गई इस फोटोन की वो क्या करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सो दिस इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। Nu is frequency of incident light, W naught is work function, and half mv square is kinetic energy of the electron, of the ejected electron. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ NAND गेट एंड राइट इट टू टेबल। तो ये सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम डोप करते हैं ग्रुप 13 इम्प्योरिटी से, और इसमें डोप की जाती है ग्रुप 15 इम्प्योरिटी। ठीक है, जैसे इसमें हो गया बोरोन और एल्यूमिनियम, इसमें हो गया जैसे फॉस्फोरस और बिस्मिथ वगैरह। ठीक है, इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे टॉप की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें पी टाइप की, तो पी टाइप के अंदर जो नंबर ऑफ होल्स है, नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी होल की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की कम होती है। वहीं पे एन टाइप में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, और यहाँ पर आप फर्मी एनर्जी लेवल का बता सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, होल होते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों का आप डायग्राम बना सकते हैं। एंड दिस इज ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज एंड राइट द इक्वेशन टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। तो यहाँ पर मीटर ब्रिज जो है इसका डायग्राम बनाना है। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक वायर यूज़ करते हैं 1 मीटर का, फिर यहाँ पर कुछ कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है। ये 3 कॉपर स्ट्रिप हमने लगाई। पहली कॉपर स्ट्रिप के बीच में हम रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, सेकेंड कॉपर स्ट्रिप में हम कनेक्ट करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस को, और यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके और गैल्वेनोमीटर को जोकी से कनेक्ट करके वायर पे स्लाइड कराएंगे। फिर यहाँ पर वायर के दोनों एंड के अक्रॉस हमने एक सेल लगाया, एक की लगाई और इसको कनेक्ट कर दिया। एक रियोस्टेट भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होता है एक वुडन स्केल। तो ये आप स्केल बना दीजिए, वुडन स्केल हो गया। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। इसकी इक्वेशन क्या होती है, अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई R। अगर आपको रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू पता है और यहाँ पर L जो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ है, ये अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो गया। और इस फॉर्मूले से आप, ये जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन आपको लिखनी है यहाँ पर इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइव रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ पर हमको लिखना है। तो देखिए, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन के पास पहले होती है काइनेटिक एनर्जी और फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मान लेते हैं हाफ mv², वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता है k q1 q2 बाय r, ये फॉर्मूला होता है। सो k q1, ठीक है, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल के पास 2e चार्ज होता है, वहीं पर z इसका एटॉमिक नंबर है तो z चार्ज हो जाएगा इस न्यूक्लियस के ऊपर, डिवाइडेड बाय r नोट इज दिस डिस्टेंस जिस पे इलेक्ट्रॉन आके बिल्कुल जस्ट रुक जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई और इस पॉइंट पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो जाएगी। सो मैं लिख सकता हूँ हाफ mv² इक्वल्स टू 2kze² डिवाइडेड बाय r नोट, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने और यहाँ से ये रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द डिग्री टू विच ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज। एक सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसकी इस एबिलिटी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय म्यू। B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है एंड म्यू इज द परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, चलिए इसकी यूनिट होती है टेस्ला पर एम्पियर, सॉरी एम्पियर पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर थ्रू एन यूनिट एरिया। स्टेट गोज लो, यहाँ पर आपको गोज लो एक्सप्लेन करना है कि द नेट फ्लक्स इनसाइड ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने रिगार्डिंग दिस लो। तो गोज लो के आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दीजिए कि टू अप्लाई गोज लो वी हैव टू assume that there is a closed surface in across a charge. If the charge is a point charge, then the closed surface will be spherical, and if the charge is on a wire, then the closed surface will be cylindrical, ठीक है। and the electric field intensity at every point on this surface is perpendicular, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कहाँ होती है, परपेंडिकुलर होती है गॉसियन सरफेस के, यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, सरफेस जो है वो सिमेट्रिक होती है। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, what are coherent sources of light, drive condition for constructive and destructive interference in term of phase difference and path difference। तो हमें बताना है कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। तो ऐसे दो सोर्सेस जिनसे जो लाइट आ रही है सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट आए या जीरो फेज डिफरेंस की लाइट आए तो हम बोलेंगे दैट सोर्सेस आर कोहेरेंट, ठीक है। फिर कंडीशन यहाँ पर हमको ड्राइव करनी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कोस फाई होता है ये होता है 1 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है कोस फाई इक्वल्स टू -1। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस फाई इक्वल्स टू कोस 2n पाई। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस फाई इक्वल्स टू 2n + 1 पाई, ठीक है। अब यहाँ से कोस कैंसिल, फाई इक्वल्स टू 2n पाई एंड यहाँ से फाई इक्वल्स टू 2n + 1 पाई। तो ये तो हो गई कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए। फिर पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होता है, λ/2 पाई मल्टीप्लाई बाय फेज डिफरेंस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। सो λ/2 पाई इंटू में 2n पाई, यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल एंड लैम्डा। सो पाथ डिफरेंस हो गया कितना, एंड लैम्डा, फेज डिफरेंस 2n पाई। सिमिलरली यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस इज λ/2 पाई मल्टीप्लाई 2n + 1 पाई और यहाँ से पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है लैम्डा 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगी कि अगर पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस इतना है तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा और अदरवाइज ये कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका डायग्राम बनाना है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो डायग्राम तो काफ़ी सिंपल है इसका कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में तो उसकी एक वर्चुअल इमेज जो है वो पीछे की तरफ यहाँ पर जो है वो बनती है,
ये देखिए, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ एक वर्चुअल इमेज जो है यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपको इसका डायग्राम बनाना है प्रॉपर तरीके से, और साथ में जो मैग्नीफिकेशन है जिसको बोलते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा, इसका आपको यहाँ पर ड्राइव करना है। मैग्नीफिकेशन आएगा 1+t/f। ठीक है, ये आपको पूरा रिलेशन इसके अंदर ड्राइव करके दिखाना है। तो कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटर। तो ये रिलेशन जो है वो हमको ड्राइव करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो हमें पता है हमें कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन ड्राइव करना है। सो C इक्वल्स टू Q बाई V एंड Q V इक्वल्स टू E इंटू में T। Q एंड यहाँ से हम पुट कर सकते हैं दैट सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया एंड Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू में A। सॉरी ये नहीं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय T एंड C इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया पलट के ऊपर चला जाएगा इंटू में D। चार्ज से चार्ज कैंसिल, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T। ये रिलेशन यहाँ पर आपको ड्राइव करना है। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है ये मीडियम की परमिटिविटी है, A जो है प्लेट का एरिया है, D जो है वो यहाँ पर सेपरेशन है प्लेट्स के बीच में, ये जो सेपरेशन है दिस इज D एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, फिर हम इसको और एक्सप्लेन करना है तो हम इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अब हमें पता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में K ये होता है। तो अगर हमारे पास भाई यहाँ पर ये तो मीडियम वैक्यूम है, अगर कोई मीडियम होता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैपेसिटेंस हो गई किसी मीडियम के लिए एंड C इक्वल्स टू एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से हम पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट K A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये था हमारे पास D। ठीक है, देखिए फिर से एक बार इसको करके दिखा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारा रिलेशन आया था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T। ठीक है, ये किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। अगर कोई मीडियम है हमारे पास तो मीडियम के लिए कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इसको मैं C नोट से लिख देता हूँ। मीडियम के लिए हो जाएगी एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय T। यहाँ पर एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। अच्छा, अभी एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू में K। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू में K A डिवाइडेड बाय T। और ये देखिए ये जो है हमारे पास, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसको मैं लिख सकता हूँ C नोट। सो C इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। इसको हम लिख सकते हैं K इंटू में C नोट। तो मतलब कैपेसिटेंस कितनी हो गई, जो वैक्यूम में थी उसकी K टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन वी इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक, भाई हमारे पास कैपेसिटर था, अगर कैपेसिटर के बीच में अगर हम कोई मीडियम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं तो उस मीडियम का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम उसकी जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर that effect of dielectric on capacitor is this, that when we insert a dielectric between the parallel plate capacitor then its capacitance will be increase। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड को हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरह किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो इस तरह से हमारा होता है। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं दो डायोड, डायोड D1 डायोड D2। ठीक है, और यहाँ पर इसके अक्रॉस हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है इधर से, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL। तो क्या होगा, ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर अरेंजमेंट है। ठीक है, इंडक्शन के कारण इस कोइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर एक डायोड तो फॉरवर्ड बायस में होगा, दूसरा डायोड रिवर्स बायस में होगा, जिस कारण से एक बार इसमें से करंट फ्लो होगा, एक बार इसमें से करंट फ्लो होगा। भाई सपोज मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक AC करंट जो है वो आ रहा है। तो यहाँ से ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये इंडक्शन के कारण बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से,
सो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, मतलब ये कैसी बायसिंग है, दिस इज रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। वहीं पर यहाँ पर इसका पॉजिटिव कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, तो हमें यहाँ पर ओवरऑल करंट देखने को मिलेगा। फिर वहीं अगले ही इंस्टेंट पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंडक्शन के कारण और ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, तो अब इसमें करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये करंट की डायरेक्शन होगी। पिछली बार करंट की डायरेक्शन ये थी, तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और इस तरह से यहाँ पर हर बार हमें जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर जो करंट है वो देखने को मिलेगा। तो ये एक फुल वेव रेक्टिफायर का काम होता है। इस तरह से ये एक एसी करंट को डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बाद में कैपेसिटर लगा के हम इसका वेव फॉर्म जो है वो ले सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पर हमें एक डीसी करंट जो है वो मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है भाई, एक लाइट वेव, एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना। ठीक है, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और बाय रिफ्लेक्शन इसको कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक इंसिडेंट वेव है जो कि अनपोलराइज है। ठीक है, ये अनपोलराइज है, और जब ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे इस सरफेस पे फॉल करती है, ये सरफेस सपोज ग्लास है यहाँ पर, या वाटर है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, आईपी से इसको लिख दिया मैंने। ठीक है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल एट ए पर्टिकुलर एंगल, देन सम पार्ट ऑफ द रे विल बी रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड। भाई कुछ पार्ट तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइट का, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इस केस में क्या होगा, इन दैट केस द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी प्लेन पोलराइज। तो ये जो लाइट हमें मिलेगी ये प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, और वहीं पर ये हो सकता है पोलराइज भी हो और हो सकता है अनपोलराइज भी हो। मोस्ट ऑफ द केसेस ये अनपोलराइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो कैसी होगी, पोलराइज लाइट होगी। तो यही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, दैट व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल एट ए पर्टिकुलर एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, देन सम पार्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट विल बी द रिफ्लेक्टेड। इफ द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री, then the reflected ray will be plane polarized light. Okay. Question number 33, explain the difference between intrinsic and extrinsic semiconductor। तो intrinsic और extrinsic semiconductor के बीच में आपको डिफरेंस बताना है कि जो intrinsic semiconductor होते हैं और जो extrinsic semiconductor होते हैं, ये तो होते हैं प्योर, ये होते हैं इम्प्योर। फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होता है नंबर ऑफ होल्स के। ठीक है, और यहाँ पर आप इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। तो इस तरह से आप और भी इनमें जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें आपको टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का करना है, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो यहाँ पर बतानी है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप आपको बताना है, यहाँ पर उसका रे डायग्राम बनाना है, मैग्नीफिकेशन और साथ में रिलेशन फॉर द मैग्नीफिकेशन, और सेम यहाँ पर आपको टेलीस्कोप के लिए करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉमन इमीटर। तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, ये सिलेबस में नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन ट्रांजिस्टर के हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको डायग्राम बनाना है। साइक्लोट्रॉन, ये सिलेबस में नहीं है। पोटेंशियोमीटर और एसी जनरेटर, तो ये आपको डायग्राम बनाने, सारे डायग्राम आपको बुक से मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल से डायग्राम है, इनको आप बना लीजिए, या फिर आपको ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम, ये सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं करना आपको। यंग्स डबल स्लिट, इसका डायग्राम बनाना है। प्रोपगेशन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट बाय हाइगन प्रिंसिपल, तो ये भी आपको डायग्राम बनाना है इसका, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी डायग्राम बनाना है। तो सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप सिंपली कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।